अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट सैयद शम्सुल हसन रिजवी और आप देख रहे हैं शम्स रिकॉर्ड्स। आज मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर बार एसोसिएशन के सीनियर लॉयर आफ्ताब मुस्तफ़ा साहब और इनसे हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनके पास हाई कोर्ट का लाइसेंस है। उनकी ख्वाहिश है कि हम भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बने, तो इनसे जानेंगे कि ये क्या प्रोसीजर है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक अल्लाह ठाक? का शुक्र, आप सुनाएं? जी ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, एक हाई कोर्ट का जो लॉयर है वो जब सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनने की ख्वाहिश करे तो उससे पहले उसको कौन कौन सी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या होनी चाहिए? अच्छा, इसमें ये था, कॉन्स्टिट्यूशन में बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट का वकील होने के लिए 10 ईयर स्टैंडिंग थी। हमारे पाकिस्तान बार कौंसिल के रूल्स जो हैं, पंजाब बार के रूल्स हैं, उनमें वाज़ेह तौर पर मौजूद था कि 10 ईयर्स होनी चाहिए स्टैंडिंग। अब कुछ पिछले 3-4 साल पहले से 7 ईयर्स ऑफ स्टैंडिंग उसकी कर दी है बजाय 10 ईयर्स के। उसके साथ दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जजमेंट्स 50 के करीब होनी चाहिए, जो डिटेल्ड जजमेंट्स हो। बेल ऑर्डर नहीं काउंट होगा जी। अपील के अंदर डिटेल जजमेंट हो। जस्ट अगर आपने विड्रॉल कर ली है वो कोई जजमेंट नहीं काउंट होती। जजमेंट से मुराद वो होता है जिसमें कोई लॉ पॉइंट डिस्कस हुआ हो, किसी बात पे डिस्कस हुआ हो, वो 50 के करीब चाहिए। साथ आपकी रिपोर्टेड जजमेंट्स 2-3 हों। फिर वो एक फ़ाइल आपकी सबमिट होती है जिसमें एक आपका करैक्टर सर्टिफिकेट पंजाब बार से जारी होता है। अगर आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई पहले पंजाब बार में कोई एप्लीकेशन आपके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की नहीं आई हुई, उसके हवाले से सर्टिफिकेट आता है कि जी कोई मिसकंडक्ट इस बंदे के खिलाफ पेंडिंग नहीं है। उसके साथ आपका एनटीएन भी लगेगा कि जी आप टैक्स पेई हैं कि नहीं है। ये चीज़ें जब आप फाइल सबमिट करते हैं तो फिर पहले हाई कोर्ट में 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो इंटरव्यू लेते हैं। उस इंटरव्यू में अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो वो एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं, उसको हम कहते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक हो। फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद फिर आपने दोबारा यही प्रोसेस फाइल का तमाम डॉक्यूमेंट्स उसी तरह सारे अटैच करने हैं। फिर आप सबमिट करेंगे पाकिस्तान बार कौंसिल में, और पाकिस्तान बार कौंसिल में वहाँ पे एक तो सीनियर मोस्ट जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और उनके साथ एक पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर होंगे। उन्होंने इंटरव्यू लेना है, तो फिर फाइनली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस जारी करना है। अच्छा सर, ऐड करता चलूँ, ये जो इंटरव्यू है जिसे आप फिज़िकली कह रही हैं, मेंटली तौर पे अगर इंसान फिटनेस उसकी है कि नहीं है, सुनने में आया कि इसको बड़ा टफ़ कर दिया गया है। नहीं, टफ़ नहीं, बुनियादी तौर पे तो हमेशा लॉ की बात ही है, क्योंकि एक एडवोकेट जब बना है बंदा तो एडवोकेट को लॉ तो ग्रिप होनी चाहिए ना। अगर आपको लॉ का ही नहीं पता, आप ऐसे चले गए हैं, तो वो डेफिनेटली फ़िट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट में चूँकि वहाँ पे जस्ट लॉ की बात होती है, फैक्ट्स की बात नहीं होती। हाई कोर्ट में तो फैक्ट्स की बात हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जस्ट आपने देखना लॉ क्या है। अगर आपको वो लॉ ही नहीं पता तो फिर आप वहाँ कंटेस्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई वो यहाँ पे फिटनेस सर्टिफिकेट रखा हुआ है, लॉ ही पूछते हैं। अगर बंदा सिविल साइड पे है तो सिविल के हवाले से चलेगा, अगर क्रिमिनल साइड पे है क्रिमिनल साइड पे चलेगा, अगर दोनों मिक्स कर रहा है तो दोनों साइडों से कोर्ट का जो है ना वो इंटरव्यू होता है। अगर वो बंदा फिट हो जाए तो फिर ही क्लियर होता है, और मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ है। वरना आप देखेंगे कि ऊपर भी क्रीम ख़त्म हो जाएगी, हर बंदा ही आएगा और वो फिर कोई ना कोई ब्लंडर, जिस तरह मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स बन गई हैं, फिर वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का एक जो एथिक्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा सर, पूरे पाकिस्तान में 1 लाख से ऊपर वकला हैं, सुप्रीम कोर्ट के टोटल कितने वकला हैं? सुप्रीम कोर्ट के हमेशा तादाद जो है ना मैक्सिमम 2500-2700 तक रही है। अच्छा। वैसे तो डायरेक्टरी अगर आप उठाएंगे, डायरेक्टरी अब मौजूद है, मैंने 2 बार इलेक्शन लड़ा, ये मेरे भी उस दौर की डायरेक्टरी है, 2018 की, 2017 की। इसमें भी सारे वकला की टोटल तादाद जो है तकरीबन 3000 के करीब है। लेकिन बेचारे बहुत सारी डेथ भी हो गई कोरोना की वजह से, अदरवाइज़ भी तो मैं समझता हूँ कोई 700-800 कम हुए हैं। तो उस हवाले से देखा जाए तो मैक्सिमम 2500 वकला सुप्रीम कोर्ट के पूरे पाकिस्तान में मौजूद होंगे, जिसमें सिर्फ पंजाब के जो हैं वो 1000 के करीब हैं। KPK में जो है वो तकरीबन 200-300 हैं। सिंध में अगर आप चले जाएँ, कराची में 400-500 है। इसी तरह सखर में कुछ 80 के करीब हैं। इधर से मुल्तान चले जाएँ, वहाँ 100 के करीब हैं। भावलपुर में 100 हैं, और रहीम यार हाँ में कुछ 30 के करीब है। कुछ इस तरह टोटल तादाद बनती है। और जब चूँकि वहाँ पे अगर आपको याद हो तो एक हादसा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के वकला बेचारे शहीद हो गए इधर बलूचिस्तान में, तो उस वक्त तादाद बेचारों की बहुत 30-40 के करीब रह गई। अब दोबारा इंटरव्यू काफ़ी लोगों के हुए हैं तो 100 प्लस अब उनकी तादाद। अच्छा सर, अब 2 बार एग्जेक्टिव कमेटी
के चेयर एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर मेंबर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी रहा हूँ। उसमें ये सर आपने क्या सर्व किया है? क्योंकि जब एक सीनियर लॉयर किसी पोस्ट पे जाता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है उसने अपने आप में सर्व क्या किया है। मैंने सर 2-3 चीज़ें जो अपने टेन्योर में की, जो स्टाफ हमने सुप्रीम कोर्ट बार में रखा हुआ है उनकी जो जो ड्यूटीज़ थी उन ड्यूटीज़ पे मामूर किया। मिसाल के तौर पे लाइब्रेरी में बहुत कम किताबें थी, वो किताबें पूरी करवाईं। लाइब्रेरियन एक हमने रखा हुआ था, रूटीन में वो कोई ना कोई ऑफिस वर्क लोगों के करता जा रहा था, लेकिन बाद में उसको लाइब्रेरी में बिठाया ताकि हर बंदे को लाइब्रेरी में कोई बुक चाहिए वो बुक प्रोवाइड करे। स्वीपर जो था वो अक्सर लोगों के घरों में जाकर बैठा होता था, उसको बुलाया बाकायदा कि सुप्रीम कोर्ट में जो वाशरूम है उनको मेंटेन करे, सफाई बाकायदा रखे, वो उस तरह। इसी तरह बाकी लोग जितने थे उनकी जो जो ड्यूटीज़ थी, ड्राइवर था उसको मैंने बाकायदा कहा कि जी आपने डेली गाड़ी साफ़ करनी है, सुप्रीम कोर्ट बार की मौजूद है, इसको मेंटेन करना है। इस तरह ये चीज़ें हमने की। दूसरा मिनरल वाटर का बड़ा प्रॉब्लम था, वो एक मैंने डिस्पेंसर वहाँ पे अपने दौर में रखवाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार के जो मेंबर्स हैं जो बेचारे ओल्ड हैं उनको हम समझते हैं रिटायरमेंट के हवाले से पेंशन तकरीबन मिलती है, वो तकरीबन 40 या 50,000 हम मंथली उन लोगों को देते हैं जो 70+ हैं। तो ये चीज़ें हमने स्टाइपेंड वगैरह उनका सर किया। ये अभी एक मेरा सवाल एक जहन में आ गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं उनके लिए कॉलोनी भी एक बनाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बड़ी देर से आसमान जहांगीर साहिबा के दौर में ये काम शुरू हुआ था। उसके बाद हमारे ही दौर में हमने एक सेक्शन 4 का होता है जिसमें पोजेशन वगैरह मिलती है और जो सारा कुछ लेटर जारी होता है कि जी बाकायदा ये सारा कुछ हुआ। LAC की तरफ से हमने एक लेटर अपने दौर में जारी करवाया जिसमें उस टाइम के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे जिन्होंने साथ ही ऑर्डर किया और उसके बाद हमें बाकायदा एक ज़मीन अलॉट हुई। अब जाके उसके पोजेशन लेटर मुख्तलिफ या अलॉटमेंट लेटर जो है ना वो जारी हुए हैं और फर्दर आगे भी अब मिलेंगे, और जिसमें एक कनाल तक और 10 मरले की 2 कैटेगरी वहाँ पे रखी गई हैं। कनाल वाले की उन्होंने प्राइस उस टाइम रखी थी 40 लाख और 10 मरला की 20 लाख। अच्छा तो उस पे वो हमने सबमिट करवाए और उसके मुताबिक अलॉटमेंट लेटर। अच्छा सर, एक सीनियर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर हैं, आप हैं, फरहाद शाह साहब हैं और बहुत से लॉयर्स हैं, जब उनके पास एक यंग लाइसेंस होल्डर एक लड़का या लड़की जाती है, आप क्या समझते हैं क्या वो उनसे सीख सकेंगे? क्योंकि उन्होंने सीखना होता है सबसे पहले लोअर कोर्ट का, और आप जितने सीनियर्स हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, तो क्या ये जो गैप है इतने सालों का ये कवर हो जाता है या नहीं होता? नहीं, मैंने जो जहाँ तक मेरी बात है ना, मैं तो ट्रायल वर्क भी साथ करता हूँ। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि जो इनिशियल स्टेज पे शागिर्द आए हैं ना, जो भी बच्चा आया, एडवोकेट आया, उसको इनिशियल स्टेज पे सारा मालूमात होनी चाहिए। CRPC का पता होना चाहिए, कैसे फ़ाइल होनी है, बेल क्या प्रोसीजर है, ट्रायल क्या है। जब तक ट्रायल वर्क नहीं आएगा वो आगे बच्चा निकल नहीं सकता। मैं आज तक ट्रायल को नहीं छोड़ा क्योंकि वहीं से मेरी बेस थी। एंटी करप्शन, नैब और सर्विस मैटर आज भी मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। उसी में से आगे फिर अपीलें, रिवीजनें हाई कोर्ट की बनती हैं और फिर आगे CPLA वगैरह हम फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए वो सारा प्रोसीजर जो बच्चों ने देर के बाद सीखना है, वो इनिशियली मुझसे उनको आइडिया हो जाता है कि हाई कोर्ट में कैसे फाइलिंग होती है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे। और सबसे अहम बात एथिक्स, वो हम सीनियर्स के लिए ज़रूरी है कि हम अपने जितने शागिर्द हैं उनको एथिक्स सिखाएं, जो लॉ कॉलेजों में नहीं सिखाया जा रहा। लेकिन उसके बावजूद हमने 2018 में ऐसी हमारा एक रिपोर्ट हुई है, पाकिस्तान बार कौंसिल वाला, मुख्तलिफ लॉ कॉलेजों की तरफ से मैं पेश हुआ था, जिसमें बाकायदा हमने लॉ जो है 5 साल का कर दिया, लैट और लॉ गैट हमने इंट्रोड्यूस करवाया। सिर्फ मकसद ये था कि एक करीम ही यहाँ पे आए जिसने ये गैट की वजह से जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए परेशानी नहीं बन गई? नहीं, परेशानी इस वजह से नहीं हुई कि वही बच्चा आएगा जो पढ़ना चाहता है। लेकिन सर गैट में हर बार कोई ना कोई मिस्टेक्स निकलती हैं HEC की तरफ से। वो जो मिस्टेक्स है ना, वो हमें पाकिस्तान बार कौंसिल को एक्शन लेना चाहिए उस मामले पे। बिल्कुल। हर बार उन्होंने एक्शन लेते हैं। उसमें असल में हमारी ड्यूटी है पाकिस्तान बार कौंसिल की, क्योंकि जजमेंट में वाज़ेह तौर पर मौजूद था कि सिलेबस हमने भेजना है उनको कि जी इस सिलेबस में से वो लें। अब होता क्या है कि वो सिलेबस से हट के चले जाते हैं। इस मामले में पाकिस्तान बार कौंसिल को एक्शन लेना चाहिए कि जी ये सिलेबस में कोई शामिल नहीं है। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक बेचारे परेशान होते रहेंगे। अच्छा सर, जो जूनियर आता है, बिलखसूस मैं लड़कियों की बात ये करूँगा कि उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। लड़के भी ऐसे ही हैं आजकल जितने आ रहे हैं, वो बेचारे यही उम्मीद, लाखों रुपया लगाते हैं। अभी एक कॉलेज की फ़ीस कम से कम जो भी मेरे सर्वे के मुताबिक 2.5 लाख है। कुछ जिस बंदे ने 5 साल लॉ पढ़ना है 12 लाख लगाना है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की एडमिशन एग्जामिनेशन फ़ीस होती है वो सारा डाल के कुछ 13 लाख लगा के एक बंदा होप लेके आता है। तो क्या सीनियर्स को चाहिए कि उनके साथ कोऑपरेट करें, कंपनसेट करें? बिल्कुल चाहिए, क्योंकि मैं जब खुद आया था गो सीनियर स्टाइपेंड वगैरह कोई नहीं देते, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होती है कि जो बच्चा घर से आया ना
उसको इतना कुछ स्टाइपेंड दिया जाए कि कम से कम आने जाने का उसका किराया शराया कोई निकल आए, छोटा मोटा खा पी सके, तो ताकि उसका दिल लगा रहे। वरना तो वो डिसार्ड हो जाएगा, घर वाले भी कहेंगे जी हमने लॉ करवा दिया अब और अभी तक आप हमसे पैसे ले रहे हो, वो फिर बच्चा इस तरह छोड़ जाएगा वकालत में। लेकिन मैं समझता हूँ कि अदरवाइज़ भी पंजाब बार को भी और पाकिस्तान बार कौंसिल को भी ये एक्शन लेना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े जो एडवोकेट हैं उन्होंने बहुत सारी कंपनियों की लीगल एडवाइजरी रखी हुई है। अगर हम समझें कि इतनी कंपनियां हैं पाकिस्तान में, अगर एक एक एडवाइजरी हर न्यू लॉयर को दे दी जाए तो मेरे ख्याल में हर एक के लिए प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं समझता क्यों ये कर रहे हैं, क्या ये सारी चीज़ें पंजाब बार और पाकिस्तान बार कौंसिल को करनी चाहिए। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि लाहौर बार एसोसिएशन की ब्यूटी जो है, जो मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व इस साल मैंने देखी है कि इलेक्शन था रावसमी और फरहाद शाह साहब के दरमियान, और जब इलेक्शन रावसमी साहब ने विन किया है, अगले दिन फरहाद शाह साहब मिठाई खिला रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन से पहले जो आम आवाम क्लाइंट्स होते हैं वो ये समझते हैं कि दो ग्रुपों के दरमियान जंग है, इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल के ख़िलाफ़ आपस में कुछ जंग है। जब ये इलेक्शन ख़त्म हो जाता है सारे आपस में बैठ भी रहे होते हैं, गपशप भी लगा रहे होते हैं। सर, इस पर आप आम आवाम को क्या कहेंगे कि क्या वो वकला के बारे में ये चीज़ें सोचें? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जंग वाला कोई चक्कर नहीं है। इलेक्शन का मतलब सिर्फ ये है कि दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, किसी भी लेवल पे चले जाए दो पार्टीज़ का। लेकिन मैं इसको आसान ज़ुबान में ये समझूंगा कि जैसे कॉलेज में या स्कूल में एक बच्चा शाइनिंग होता है, दूसरा उसका मुकाबले के लिए बराबर आना चाह रहा होता है, और जब वो मेहनत करके बराबर आता है तो दोनों हमेशा गले मिलते हैं। यहाँ भी ये मामला सिर्फ यही होता है कि बार की बेहतरी के लिए, ना कि अपनी जेब के लिए कोई आ रहा होता है। दैट्स वाई दो ग्रुप सिर्फ बनाए हुए हैं कि हर एक को मौका मिले, वरना एक ही ग्रुप से अगर खाली एक ही ग्रुप बना दे तब भी काफ़ी है, लेकिन उससे फिर इलेक्शन का सिस्टम खत्म हो जाएगा। दैट्स वाई दो इलेक्शन इस हवाले से दो ग्रुपों का होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ पर्सनल किसी के साथ किसी का कोई नहीं है मामला। जी नाज़रीन, हमने ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट की बात की है। उसकी वजह यह है कि हमारे तकरीबन हज़ारों वकला ब्रदर्स जो जिनके पास सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस नहीं है, उन्होंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नाम सुना है और वो सुप्रीम कोर्ट में केस भी नहीं लड़ते। तो इसलिए मैंने आज आफ्ताब मुस्तफ़ा साहब से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात की है, ताकि उनको जो हमारे दूसरे हाई कोर्ट के लॉयर्स हैं उनको पता चल जाए कि कौन कौन सी चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो उन्होंने पूरी करनी, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बनेंगे। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि 1 लाख से ऊपर हमारे हाई कोर्ट के वकला हैं, लेकिन टोटल सुप्रीम कोर्ट के 3000 वकला में से, जैसे हमारे सीनियर साहब फरमा रहे हैं कि जी सिर्फ 2500 रह गए हैं, तो अंदाज़ा कर लें कि ये कितना टफ़ काम है। हर बंदा भी सुप्रीम कोर्ट का लॉयर नहीं बन सकता, और जो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है उनको पता है कि हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं। और उनकी मैंने एक चीज़ ये भी देखी है, जैसे जैसे हमारे जो लॉयर्स हैं सीनियर होते जाते हैं ना, ख़ास तौर पे ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, इनमें एक चीज़ बड़ी अच्छी मैंने देखी, पोलाइट हो जाते हैं। जबकि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आम लोगों को ये लगता है कि शायद जैसे एक वकील सीनियर होता जाता है वो मगरूर हो जाता है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं, बल्कि बहुत पोलाइट हो जाते हैं और आम आवाम के बारे में सबसे ज़्यादा इस बात का एथिक्स रखते हैं और सिंपैथी रखते हैं कि हम आवाम को सर्व कैसे करें। आपका इस वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।